ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विजय जी, राकेश जी, सुमीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय हलचल की बात होगी। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील एक तीर से कई सारे शिकार जैसा है। अव्वल तो ये कि जो मुनीर और शहबाज ट्रंप की आंखों के तारे बने हुए थे, उन्हें जवाब दिया गया। अब अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस से भी एक नया नक्शा शेयर किया गया। अब ये नक्शा क्या है वो आप देख ही रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को चुभने जैसा नहीं है, ये चीन को भी चुभ रहा है। अब बताते हैं क्यों। दरअसल जो नक्शा सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया गया है, उसमें पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इतना ही नहीं, एक्साई चिन्ह को भी भारत के हिस्से में दिखाया गया है। ये वो इलाके हैं जिन पर पाकिस्तान और चीन दावा करते रहे, जबकि भारत इन पर अपना क्लेम करता आया है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ट्रेड डील के बाबत एक नक्शा शेयर किया गया, लेकिन इससे मिर्ची भारत के दो सबसे बड़े, यूं कहें दुश्मन कह ले, पाकिस्तान को आप कह ले, पीओके पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। लेकिन अमेरिका तो यही मानता है ये तो भारत का हिस्सा है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। और इसके साथ साथ जो ट्रेड डील हुई है वो तो हम लगातार बीते 2 दिनों से आप तक पहुंचा ही रहे हैं खबर। हर्षवर्धन जी, किसको ज्यादा बुरा लग रहा होगा, चीन को या पाकिस्तान को? ये नक्शा किससे ज्यादा चुभ रहा होगा? नहीं, देखिए, नक्शा तो ये दोनों को ही चुभ रहा होगा, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि हम लोग इन चीज़ों पर फंसे थे कि ट्रेड डील में कितना लाभ, कितना नुकसान, अमेरिका क्या ले गया, भारत क्या पा गया। वैसे अब सब कुछ लगभग स्पष्ट है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो हमने छोड़ दी हो। जितने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सब हमने सेफ्टी नेट में रखे हुए हैं। जाहिर है, जब दो देशों के बीच में समझौते होते हैं तो अमेरिका ऐसा थोड़ी नहीं कहेगा भाई सब तुम्हारा हम भला करने आ रहे हैं, वो भी अपने भले की चीजें देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भारत की सोवरेनिटी पर, संप्रभुता पर अमेरिका ने पहली बार इस तरह से कोई मैप रिलीज किया है। मेरे ध्यान में तो नहीं आता, मुझे भी नहीं ध्यान आता। मतलब वो बहुत बदमाशी करता था, यहां तक कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे नक्शे जारी करता था, उसकी संस्थाएं जारी करती थी। अगर वो ऐसा नक्शा जारी कर रहा है जिसमें, जिसको हम कहते हैं ना कि जो पूरा भारत है उसका नक्शा दिख रहा है, तो ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लेकिन क्या इस पर भारत में कोई पॉजिटिव डिबेट होगी क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए कि यही चाइना ये नक्शा उस तरह से जारी करता तो अभी तुरंत नेता विपक्ष से लेकर सारे लोग यही बात कह रहे होते। क्या जो हम कह रहे थे कि ये चीजें माइनस हैं, हम कोई एक बात सुनेंगे विपक्ष के नेताओं की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से कि भाई देखिए ये भी एक बड़ी जीत है और सोवरेनिटी के लिहाज से तो ये बहुत बड़ी जीत है। अगर वहां की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सीधे सीधे ये मैप डाल रही है और इतने समय से इसकी चर्चा हो रही, तो कोई उसमें नोटिफिकेशन, करेक्शन या कुछ जोड़ देना ऐसा कुछ नहीं आया है। इसका मतलब यह कि उनको भी पता है कि ये डिबेट होने वाली है और इस मैप को जारी कर रहे हैं। तो शाहबाज शरीफ, असीम मुनीर या शी जिनपिंग, उनके यहां तो जो अलग अलग तरह की चिंताएं होंगी, देश वाले लोग क्या इस पर कुछ अच्छी बातें करेंगे? मेरा सवाल ये भी है। सर, आप विपक्ष से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। समीर जी है ना, हर्षवर्धन जी विपक्ष से बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बताएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जी इस समय सबसे ज्यादा चिंता तो शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के सामने घुटने टेक चुका है और जिस तरीके से वो खुशामद करते रहते हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, अगर अमेरिका ने ये बता दिया है कि भाई जो पूरा पीओके वो भारत का हिस्सा है, तो ट्रंप के लिए के इस नक्शा दिखाने के बाद, अमेरिका के नक्शा दिखाने के बाद आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि कल आने वाले दिनों में अगर भारत पूरे पीओके पर दावा करता है, जो अभी पाकिस्तान के पास आधा बचा हुआ है, और अमेरिका उसका समर्थन करता है, तो पाकिस्तान को पता है कि वह पीओके बचा नहीं पाएगा। जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर तमाम तरह के विद्रोह हो रहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलने की स्थिति में है, पीओके के अंदर भी एक बड़ा विद्रोह तैयार हो चुका है। तो पाकिस्तान को डर है कि अब अगर अमेरिका अपने नक्शे में दिखाता है कि पूरा पीओके भारत का है और कल भारत हमला करता है, तो पाकिस्तान को पीओके बचाना बहुत मुश्किल होगा। चीन को बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी। चीन जानता है कि पहले नक्शे में जरूर दिखा दिया होगा, कूटनीतिक रूप से जरूर भारत के फेवर में गया होगा, लेकिन वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इतना आसान नहीं है छुड़वाना। पहले पीओके भारत लेगा, उसके बाद चीन पर जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से दोनों देशों को चेतावनी है। ट्रंप ने बता दिया है कि वो भारत के साथ है। चीन ने जो अक्साई भारत की जमीन 1962 वॉर के बाद हथियाई थी, वो भारत का अधिकार है, भारत को वापस करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि संदेश सीधे ट्रंप ने दोनों देशों को दे दिया है कि हम भारत के साथ खड़े और ये दोनों हिस्सा भारत का मानते हैं।
अब वो बेचारे शहबाज शरीफ आंख मार मार के डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोशिशें किए जा रहे थे, उनकी जी हुजूरी किए जा रहे थे। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बता दिया कि वो भारत के साथ कैसे खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, उसके पीछे कारण भी है। कारण ये ट्रेड डील है, इसे आप इससे अलग करके नहीं देख सकते। देखिए, ये जो नक्शा जारी किया है अमेरिका ने, उसमें एक देसी कहावत है हाँ। कि जबरा मारे और रोने न दे। तो उसमें कुल मिला के आज चाइना और पाकिस्तान उसी हालत में है जी। वो कुछ बोल भी नहीं सकते। पाकिस्तान के जो उन्होंने पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया, स्पष्ट कर दिया कि पार्टनर और पिछलग्गू में अंतर होता है। भारत हमारा पार्टनर है, आप हमारे पिछलग्गू हैं। पिछलग्गू की जो हैसियत होती है आप वहीं पे रहें, चाहे जितना भी आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ वहाँ जाके गलबहियाँ दिखाने का प्रयास करें, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है कि आपकी हैसियत कितनी है। चाइना के साथ स्पष्ट कर दिया है कि आप आज इस बात को स्वीकार करो कि भारत भी एक ताकतवर देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी भारत को स्वीकार करिए। तो चाइना भी इस अक्साई चीन के मामले पे किसी भी तरह के रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके के हालात हैं दुनिया के अंदर, ऐसे में चाइना को लग रहा है कि यदि हम रिएक्ट करेंगे तो उसका हमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अमेरिका का ये नक्शा आप देखिए, डिप्लोमेटिक तरीके से एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। मैं सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए नहीं कहूंगा, ये नक्शा दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति को लेकर। बात पाकिस्तान की ही हो रही है जी। राकेश जी ने कहा जो उस पर चुके ऐतराज है, तो वो पिछलग्गू नहीं है सर, वो लत लग्गू है। अमेरिका के सामने पाकिस्तान मतलब? पिछलग्गू कैसे हो? वो तो पैरों अच्छा, पाँव का। ओके ओके ओके, वो तो लत लग्गू है ना, वो पिछलग्गू कैसे हो सकता है? वो थोड़ा ऐतराज है मेरा। अच्छा, पाकिस्तान की इतनी फजीयत होती है, पूरी दुनिया में होती है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पाकिस्तान पर वाटर बम भी पड़ा है। पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी के पानी को रोकने की तैयारी और तेज हो गई है। सिंधु नदी के पानी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने बयान दिया। सी आर पाटिल ने कहा कि सिंधु नदी का पानी जल्द रोका जाएगा। सिंधु नदी के पानी की एक बूंद भी आगे पाकिस्तान में नहीं जाने दी जाएगी। पानी रोकने के लिए केंद्रीय सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को डाइवर्ट करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली गई है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर उसका इस्तेमाल भारत के हित में किया जाएगा। इसका फायदा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को मिलेगा। आप एक बार बयान सुने उनका। जो सिंधु नदी का ट्रीट था, उसको टीटी को हमने एपेंस पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रख दिया है। और वो पानी को जो रोकने की जो हमारी व्यवस्था है और उसको डाइवर्ट करने के लिए डीपीआर बन रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। पानी का एक बूंद भी आगे उसके ऊपर पाकिस्तान में नहीं जाएगा। अभी भी जो पानी है जो कंपलसरी छोड़ना पड़ता है, तो वो अभी हम यहाँ ओपन में उसकी बात नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा यहाँ पे, आप कभी मिल लेना, हम बता देंगे। मगर ये पानी की वजह से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान सबको पानी मिलेगा और आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। यमुना की भी समस्या हल हो जाएगी, उतना पानी उसमें से आएगा। के पास दायित्व नहीं है। तो जो बात पाटिल साहब कह रहे हैं, इसी वजह से तो पूरा पाकिस्तान विचलित रहता है विजय जी, कि हमारे पास चाबी है, जब मन चाहेगा ताला खोलेंगे, जब मन चाहेगा ताला लगा देंगे, जब मन चाहेगा पानी देंगे, जब मन चाहेगा रोक लेंगे। आप समझिए कि ये जो सिंधु नदी के पानी को रोकने का जो काम है, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हमला है एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ, कि वो उस लड़ाई को वो जीतना उसके लिए मुश्किल काम है और उससे सबसे ज़्यादा वो परेशान हो रहा है। ये ऑपरेशन सिंधु जो अपना सिंदूर है, उससे भी बड़ा मैं मानता हूँ। अब उसके एग्जीक्यूशन प्लान पर कितना काम हो रहा है, एक हमने नैरेटिव के तौर पर ये तय किया कि हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ था कि वो जो मॉनिटरिंग की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देनी थी, जो साझा की जाती थी, वो रोक दी गई पहली बार। इसको ये मत समझिए पहला स्टेप था कि जब मर्जी चले जाएगा पानी तो भी हम नहीं बता रहे, रोक रहे हैं तो भी नहीं बता रहे। एक सिस्टम होता है ना वाटर रिसोर्सेज को लेकर, वो खत्म किया गया। और नदियों का पानी ऐसे तो रोका नहीं जा सकता जब तक आप वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न कर ले। पूरा बन रहा है वो। अभी भी जो पाटिल साहब ने कहा वो प्लान पर बताया। ये प्लान का मतलब ये नहीं कि कल से फिर पानी बंद हो जाएगा। सिंधु नदी का पानी कोई नल नहीं है ना, टैप नहीं है कि उसको घुमा दिया तो बंद हो गया। उसके लिए कैसे एग्जीक्यूशन प्लान होगा, कितना समय उस काम में लगेगा, 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लेकिन उस तरफ वो चले गए हैं। और
इसका मतलब है कि भारत उससे पीछे आने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा फैसला है, इसको इस तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल। और इस पर तो हम लंबी चर्चा पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सिंधु नदी के पानी को रोकने की बात हुई थी, हर्षवर्धन जी, यही चर्चा हुई थी कि पंजाब का इतना बड़ा, पाकिस्तान का इतना बड़ा हिस्सा है, जिसमें पंजाब को भी आप शामिल कर लें, इतना बड़ा हिस्सा है, इसी सिंधु नदी के पानी की वजह से वहां पर तो खेती होती है। अगर यही पानी रोक दिया जाएगा तो फिर वहां पर वैसे ही महंगाई की मार से त्रस्त पाकिस्तान के पास उपजाने के लिए पानी नहीं होगा अपनी कृषि के लिए, तो क्या करेगा पाकिस्तान? और भूखे मरेगा। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्या करेगा इससे ज्यादा सरकार का जोर भारत क्या करेगा उस पर है। जी, 3 सीधी रणनीति है। एक तो ये कि मॉनिटरिंग नहीं बताएंगे, यानी पानी कब छोड़ना है, कब बंद करना है, ये नहीं बताएंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने लिए जितना उपयोग कर पाएंगे करेंगे। हमारे 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं जो वहां अभी लग रहे हैं, डैम के प्रोजेक्ट, लेकिन अभी वो लगे नहीं, ये कोशिश है। दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, जम्मू कश्मीर को बाकायदा, जिसको हम कहते हैं ना कि बिजली तैयार करने की जो कोशिश है, वो करने पर सरकार का जोर है, और उसमें सरकार बहुत जिसको कहे कि पूरी ताकत से लगी। तीसरी बड़ी चीज क्या है, जो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हम लोगों को भी बताया था, और बाकायदा उन्होंने इसको इंटरव्यू देकर कहा कि हमारी कोशिश ये है कि धीरे धीरे ही सही उस पानी को हम जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, यानी उसको एक कैनाल के तौर पर डेवलप कर पाए। ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन इन तीनों चीजों पर काम होगा। जो अभी पाटिल साहब कह रहे हैं वो तुरंत वाली चीज है कि जितना संभव होगा हम पानी रोकेंगे, अपने उपयोग में लाएंगे, और जब जरूरत नहीं होगी तो हम उसको छोड़ देंगे। तो एक तरह से पाकिस्तान हमेशा अनिश्चितता में रहेगा। और फिर वही बात है, गोली चलाते रहोगे और सीधे सीधे पानी मिलता रहेगा, ये तो अब होने वाला नहीं है। मुझे मतलब इसमें कोई स्पष्टता नहीं लगता कि मुझे उनको बार बार देने की जरूरत है, ये स्पष्टता उनको होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इन प्रिंसिपल वी आर गोइंग अहेड, ये है इसका मतलब कि भाई अब इसमें कोई वो नहीं है, इफ एंड बट्स नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की मुसीबत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, और लिस्ट बहुत लंबी, आज पूरी लिस्ट लेकर आई हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते ही हैं, इस वक्त मलेशिया के दौरे पर है। मुस्लिम मुल्क में मोदी मोदी हो रहा है, इंडियन कम्युनिटी को वो संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने मलेशिया में इंडियन कॉन्सुलेट खोलने का बड़ा ऐलान किया। मलेशिया में रह रहे भारतीयों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। वीजा, पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड और अन्य कॉन्सुलर सेवाएं जो हैं वो बेहद आसान हो जाएंगी। पीएम मोदी ने बताया कि जल्द ही मलेशिया में यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू होगी। इससे भारत मलेशिया टूरिज्म, छात्रों और बिजनेस यात्रियों को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। यह डिजिटल डिप्लोमेसी का नया मॉडल बनेगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने मलेशिया में भी आतंकवाद के खिलाफ अपना स्टैंड कैसे क्लियर किया, वो आप सुने। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये जो नो कॉम्प्रोमाइज वाली बात समीर जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो किसके लिए कह रहे हैं? ये टेररिज्म फैलाने वाला कौन सा देश है? ये पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री ने वहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, और जिस तरीके से आतंकवाद का जिक्र किया कि मतलब उसको सहन नहीं किया जा सकता, और जिस तरीके से मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी सहमति जताई है, और मुझे लगता है इस बातचीत में जाकिर नाइक का भी मुद्दा उठा है, उसके प्रत्यार्पण का मामला उठा हुआ। और भारत ने जिस तरीके से वहां पर अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी ने रखी और तमाम व्यावसायिक सौदे वहां पर जिस तरीके से, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की चिंता की बात है कि भारत जिस तरीके से दुनिया में तमाम बड़े देशों से भारत का, देखिए अमेरिका के साथ भारत का इतना बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने इतना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, उसके पहले भारत ने तमाम दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। अगले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनके साथ भारत की बातचीत जारी है।
ब्रिटेन के साथ भारत का बहुत अच्छा हो रहा है, और भारत अपने पड़ोसियों के साथ भी जिस तरीके से कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बता रहा है कि भाई मुस्लिम मुल्क में भी प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से वाहवाही हो रही है, मुस्लिम मुल्क भी जानते हैं इस बात को कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भारत के साथ जुड़कर ही उनका हित साधने वाला है। और भारत इतना बड़ा व्यापार है, भारत इतना बड़ी डेमोग्राफी है, भारत इतना बड़ा दुनिया का डेमोक्रेसी, और जिस तरीके से भारत अब चौथी इकोनॉमी बन चुका है, तीसरी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, और भारत दुनिया से कह रहा है कि भारत की तरफ देखिए। एक्ट इट का जो प्रधानमंत्री मोदी की जो रहा है, उसमें मलेशिया एशियान का एक बड़ा साझीदार रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी हालांकि 8 साल बाद वहां पर गए मलेशिया में, लेकिन भारत और मलेशिया के संबंध जिस तरीके से हुए, तमाम ऊर्जा में, रक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में जो एमओयू भारत और मलेशिया के बीच में हुए, यह एक नए शुरुआत बता रहा है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को चिंता वाली बात होगी कि भारत दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ, छोटे छोटे देशों के साथ भी भारत के जो संबंध बन रहे हैं, मैं तो सर मैं मुस्लिम ब्रदरहुड के लिहाज से भी अगर मैं पूछूं जी कि वो जो आप इसी पर फिर जवाब दे दे विजय जी, वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर पाकिस्तान क्या करना चाहता है? वो ये तो करना चाहता है कि जितने भी मुसलमान देश हैं वो सब एक साथ हो जाए, तो शायद उनकी भी ताकत बढ़ जाए और पाकिस्तान की भी ताकत बढ़ जाए। किसी कौम से जुड़े हुए देश होने से उस देश की ताकत नहीं होती। आप कितना अच्छा व्यापार कर सकते हैं, कितना सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, वहां से देश की ताकत पता चलती है, और ये पाकिस्तान समझता नहीं है। वही सबसे मुश्किल बात है। और मलेशिया के साथ जो साझेदारी हमारी है रक्षा के मामले में, ऊर्जा, वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की तकलीफ यह है कि एक मुस्लिम देश भारत के क्लोज रहे और भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करे। पाकिस्तान को तो समझना चाहिए। वो मलेशिया की बात कर रहे हैं, अभी तो वहाँ खुद के हाल, घर के हाल तो देख ले। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं जी, उन सब बातों पर। और जो बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश ऐसे बना और बांग्लादेश के साथ जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो मुनीर साहब को समझना चाहिए, जो कहते हैं कि मजहब के नाम पर ही पूरा का पूरा काम करेंगे, तो मजहब से नहीं चलता। और यदि आपने पिछले दिनों में देखा हो, 5 साल में, 10 साल में, कि प्रधानमंत्री को जितने मुस्लिम देशों से सम्मान मिला है, या एक नई रिलेशनशिप हम लोगों ने खड़ी की है, वो भी पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब होना चाहिए कि केवल मजहब के नाम पर आप अपने को उन देशों के साथ खड़ा नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन आप उस पर, लेकिन मजबूरी भी समझिए, वो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान जो है वो एक योजना बना के चल रहा था इस्लामिक नाटो का। हाँ, इस्लामिक नाटो। और इस्लामिक नाटो में वो तमाम वो इस्लामिक कंट्री को जोड़ना चाहता था, जिसमें सऊदी अरब को भी जोड़ के चल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े रणनीतिक तरीके से उसकी इस एजेंडे को ध्वस्त कर रहे हैं। अब मलेशिया के साथ आपने क्योंकि इस्लामिक नाटो की बात की, वो खबर चूक जाएगी मुझसे, फिर आप बताइएगा कि इनका इस्लामिक नाटो होता क्या, मुस्लिम ब्रदरहुड होता क्या है। मुनीर कहने को पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, मगर हकीकत क्या है? वो लश्कर के पैरोकार है, वो दहशतगर्दों के पैरोकार है। खबर आपको बता दूं, दहशतगर्दों के आका के साथ मिलकर कैसे वो पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करते हैं, एक सबूत आपके सामने रख रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान की भरपूर पिटाई हो रही थी, एयर स्पेस खंडहर बन रहे थे, मसूद अजहर का परिवार रेजा मतलब कि पीस कर रहा था, आतंकवादियों के अड्डे तबाह हो रहे थे, तब मुनीर के बुनियान मरसूस को लॉन्च किया गया था। असल में उसके ऑपरेशन का नाम गज़वत उल हिंद था। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि लश्कर के आतंकी इलियास कश्मीरी ने किया। खुली तकरीर के दौरान इलियास ने मुनीर का प्लान बताया। आतंकियों की जमात को संबोधित करते हुए इलियास ने पीएम मोदी को भी धमकी दी। एक छोटी सी बाइट आप सुनिए और उसके बाद फिर आप ये समझिए ये कौन सा इस्लामिक नाटो बनाने की बात करते हैं जो दरअसल खुद दहशतगर्द के पीछे छुपते हैं। जब जंग छिड़ गई, असलहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए, सिपा सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वतुल हिंद है, ये बुनियान मरसूस है। जो सफेद झंडे लेकर हम मुजाहिदीन या अफवाज के मुकाबले में खड़ा होगा, बताओ वो शैतान का बेटा है या नहीं? बेशक। इसलिए मुजाहिदीन अपना एजाज, अपना ईमान और अपना इंसाफ वाज़ेह कर दीजिए कि हमारा मोटो, हमारी पहचान, हमारा शियार जिहाद है। रियासत साथ थी तब भी जिहाद, रियासत मुखालिफ थी तब भी जिहाद, यहां तक कि इंशाअल्लाह गज़वतुल हिंद पूरे तौर पे बर्पा होगा।
और इंशाअल्लाह इत्तेहादी फौजों की तरह इंशाअल्लाह मोदी की फौजों को भी बेड़ियों के अंदर जकड़ कर लाएंगे इंशाअल्लाह। वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके कह रहे मोदी को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। इंशाअल्लाह करते करते वहां पर मलेशिया में प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, इतनी इतनी तारीफें हो रही हैं। लेकिन आप जो इस्लामिक नाटो की बात कर रहे थे सर, देखिए इस्लामिक नाटो के पीछे जो इनका उद्देश्य है पाकिस्तान का, वो कोई डेवलपमेंटल इशू नहीं है। इस्लामिक नाटो बना के वो चाहता है कि इस्लामिक कंट्री उसकी करतूतों पे पर्दा डालने में साझेदार बने, उसका और कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखिए मलेशिया में जो समझौते हुए 11, उन समझौतों में सबसे इंपॉर्टेंट समझौता क्या है कि आतंकवाद पे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। बिल्कुल, यानी आप पाकिस्तान के साथ भी रहिए और भारत के साथ भी रहिए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। पाकिस्तान पे आपका स्टैंड, वो आतंकवाद पे आपका स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए। सर कोई बात नहीं, वो दोनों एक ही है, पाकिस्तान आतंकवाद। जी मैं वही कह रहा हूं। तो इसलिए जहां जहां नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वो इस्लामिक कंट्री जिस तरीके से भारत के सपोर्ट में आ रही है, उससे मैं बोल रहा हूं कि इसका जो इस्लामिक नाटो का एजेंडा है वो डिप्लोमेटिक तरीके से नष्ट हो रहा है और इसीलिए ये परेशान है। तो ये सिर्फ तकरीर देते हैं, करतूत कुछ नहीं है इनकी। एक अभी छोटी सी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जानते क्या आई है? रिपोर्ट ये आई है कि कट्टरपंथियों के दबाव में यूनुस और शाहबाज शरीफ ने, इन लोगों ने विमान सेवा शुरू की है और उस विमान सेवा के चलते अब हमास जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपना ठिकाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां इजराइल लगातार उनको पस्त कर रहा है, उनके पास ठिकाना नहीं है। तो अब क्या है, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमास का नया ठिकाना बनेगा और इसके दबाव में इन दोनों ने आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को पोषित करने का एक पहल और पाकिस्तान और बांग्लादेश में शुरू हो गई। तो ऑपरेशन सिंदूर में पिटने वाला पाकिस्तान फिर रो रहा है। मोदी जहां मुस्लिम कंट्रीज को जोड़ रहे हैं अपने साथ, और वही हेमंत विश्व शर्मा इस तरीके से अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे बड़ा अवरोध तो हेमंत विश्व शर्मा है प्रधानमंत्री मोदी की तमाम कोशिशों में। दुनिया को क्या संदेश देंगे? ठीक है।